अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तमानिया और ये है सदफ और ये है सदफ एंड तमानिया शो। यार मैं हर दफा सोचती हूँ मैं हाँ, इसके अंदर ना कोई म्यूजिक डाल करूँ प्रोप्राइटरी किस्म का, खरीदना है पड़ेगा ना। कहीं आज अच्छे उससे सैंपल से। हाँ। आज भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सदफ और मेरे हमारे दिल के करीब है, क्योंकि हम जो है हम्म। पेरेंटिंग को बहुत कहते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को आप उसको रेज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के इश्यूज को रेज कर रहे हैं, तो हमसे किसी ने ना अभी पहले पूछा था, अभी हमने 2 वीडियोस पहले की थी कि अगर मेरे ही जो बहन भाई हैं, अगर वो मुझ मेरी खुशी में खुश ना होते हो तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये बहुत पेनफुल एक सिचुएशन है, बट अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दैट। बट सदफ और मैं ये डिस्कस करना चाह रहे थे, वी वांट हमने उस वीडियो में भी इस बात को एड्रेस किया, बट देन वी वांटेड टू स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट कि हाउ पेरेंट्स इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रू। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। और जिसमें हमने उस वो जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक होगा, प्लीज जरूर देखें। उसमें हमने सोल्यूशन दिए थे कि अगर आप एक ग्रोन अप है तो आप राइट नाउ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मगर आई थिंक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इतने करीबी खून के रिश्ते हैं, मगर इतने डैमेज क्यों हैं, आप इसमें खुश क्यों नहीं हो पा रहे। और इसका लिंक ऑफ कोर्स बचपन से है। एंड ये वीडियो जो आई थिंक हम इसमें बैकग्राउंड की बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सिबलिंग्स क्यों रेज हो रहे हैं जो एक दूसरे के लिए खुश नहीं हो सकते या जिनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं आपस में। बिकॉज होता ये है कि पहले हम्म। बहन भाई लड़ते हैं उसके ऊपर खिलौनों पे, फिर वो हम्म। थोड़े बड़े होते हैं तो लड़ते हैं साइकिलों के ऊपर, फिर वो और बड़े होते हैं तो वो गाड़ियों पे लड़ते हैं, और आखिरी उनका लड़ने का मरहला होता है घर पे लड़ते हैं, माँ बाप के घर पे लड़ते हैं। हाँ, तो ये जायदादों पे जो लड़ाइयाँ। चीज है, वाकई। फिर तो ये जो बेस है ये वहां से बनती है। और कई दफा हर माँ बाप यही कहेगा कि ऑब्वियसली आई वांट कि मेरे बच्चे दे शुड गेट टुगेदर। ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए जिस हम यहाँ सिबलिंग्स का वर्ड इस्तेमाल करें कि जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं, ये उनके लिए। तो ये पहले तो मैं आप सबको कहूंगी कि आप लोग ये किताब पढ़िए, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। पता नहीं उल्टा आ रहा होगा या क्या आ रहा होगा। तो सबसे पहले जिसके भी 2 बच्चे होते हैं, तो मैं उसको सबसे पहला मशवरा देती हूँ कि आप पहले सबसे पहले आप ये मैनुअल लें और इस किताब को पढ़ें। मैंने इस किताब से बहुत सीखा है, और जो बहुत आज मैं बातें करूंगी वो इस किताब के लेसन से डिराइव्ड है। ट्रू। अच्छा, और वही बात है कि देखो पेरेंटिंग एक बहुत टची सब्जेक्ट है। ये तो इसमें डिफेंसिव होकर सुनने की जरूरत नहीं है। प्लीज लिसन टू इट विद एन ओपन माइंड। ये दिस इज वी अंडरस्टैंड। और हम खुद हर दफा वीडियो में बात करते हैं कि नोबडी वांट्स टू मेस अप देयर चिल्ड्रन। हर कोई, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट जॉब, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अनकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजिंग कर रहे हैं और हर हाल में कर रहे हैं। डिनाइल में जाके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कंपैरिजन जो है वो मुझे लगता है कि हर कोई करता है, हर कोई करता है। और अक्रॉस वो होगा, रेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देसी पेरेंट्स की बात करते हैं, वो करते हैं। वाइट पीपल ऑल्सो डू इट, मगर ऑफ कोर्स हम देसी लोग हैं, हम उनकी बात करते हैं। और अगर मेट में मान ही नहीं सकती कि कोई ये बोले कि हम अपने बच्चों में कंपैरिजन नहीं करते। हो सकता है कि आप इतने कॉन्शियस हो कि आप जबान से बच्चों के सामने ये बात ना कर रहे हो, मगर आप अपने दिल और दिमाग में ये बात रियलाइज करते हैं कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी है, एक की ऐसी है, ये इसके स्ट्रेंथ है, ये फला की है, ये दूसरे की है, ये इसकी वीकनेस है, ये उसकी वीकनेस है। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि दो लोग जो हैं, अगर आपके साथ रह रहे हैं, अगर आपके घर में अगर आप दो खाने भी खा रहे हैं, अगर आप दो किसी भी चीज से मिल रहे हैं, तो आप अनकॉन्शियस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। मगर आ, ये बात माने कि ये तो जरूर है। और हाउ इज इट कि कंपैरिजन ना करना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने पेरेंटिंग और अपने एटीट्यूड और अपने वर्ड्स और एक्शन से उसको मैनिफेस्ट ना करें। कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके बच्चों को पता ना चले कि क्योंकि ला महाला कंपैरिजन में एक एक पर्सन या एक बच्चा स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। बिल्कुल। बराबरी तो नहीं हो और सकती। और सतत होता ये है कि माँ बाप मुझे लगता है कंपैरिजन करते हैं, उनको वो उनकी जो पोजीशन होती है ना, वो ये होती है, देयर कमिंग फ्रॉम हम्म। अ प्लेस ऑफ कि हम अपने बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली जैसे हमने बात, हर माँ बाप वेल इंटेंशनड होता है, ठीक है ना। नो वन वांट्स टू रेज चिल्ड्रन हु डोंट गेट along। सो उनको होता है कि मे बी इससे बच्चे की बेहतरी होगी, कि अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो मैं दूसरे को कहूंगी कि देखो तुम्हारी बड़ी बहन पढ़ाई में कितनी अच्छी है, तुम ये क्यों नहीं करती। तो वो ये सोच रहे हैं कि इससे ये होगा कि जो छोटी बहन है वो इंकरेज होगी पढ़ाई में, और बड़ी बहन और इनकरेज फील करेगी। एक और एग्जांपल हो सकती है कि एक बड़ा बच्चा है ने घर में गंद मचाया हुआ है और दूसरा कमरा साफ रखता है, तो आप बड़े भाई को क्या, अपने छोटे भाई को देखो उसका कमरा कितना साफ होता है। तो आपका तो मकसद ये है कि आप सोच रहे हैं एज ए पेरेंट कि मे बी इससे आपके बच्चे मोटिवेट होंगे, लेकिन हम्म। इससे आप दो बच्चों की पर्सनैलिटी पे गलत असर डाल रहे हैं।
हो क्या रहा है। जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई की तरह हो जाओ, वो तो पहले ही जो है ना, वो तो उसमें रिज़ेंटमेंट आ जाएगी, ठीक है ना? वो तो कहेगा हुँ, कि मेरे माँ-बाप जो मुझे कंपेयर कर रहे हैं, आई एम नेवर गुड इनफ, दे डोंट लव मी फॉर हू आई एम। और जिस आप ये सब तो उसमें तो पहली एक रिज़ेंटमेंट आ गई जिससे बड़े से आपने कंपेयर किया। अच्छा, जिससे आप कंपेयर करें, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये तो सफाई में बहुत अच्छा है, आप समझेंगे ये तो बड़ा एनकरेज हो रहा होगा। नहीं, वो इतना प्रेशर फ़ील करता है कि उसको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, तो मेरे माँ-बाप मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है ना? हुँ। सो आप अपने लिहाज से आप ये सोच रहे हैं कि आप जो एक काम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, साइकोलॉजी इस चीज़ को शो ह्यूमन साइकोलॉजी आपको ये बात शो करती है कि ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह था। आई थिंक ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। हाँ, ऑफ कोर्स देखिए माँ-बाप जो हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ प्लेस ऑफ लव। लेकिन ये बात अंडरस्टैंड हाँ, करें कि लव जो है वो बस एक इमोशन है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से बहुत मोहब्बत करें, लेकिन हर वक़्त आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस जो हैं वो उस लव से मोटिवेटेड हों। प्रॉब्लम हाँ, ये है देसी फैमिलीज़ में कि वो ये बात एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ऑफ कोर्स मैं इसकी माँ हूँ या ऑफ कोर्स मैं इसका बाप हूँ। तो ये तो इस बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बच्चे को नहीं पता। बच्चे की इतनी कॉग्निटिव बच्चे एबिलिटी नहीं है कि वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल सके या वो माइंड रीडर बन सके। जब तक आप अपने बच्चे को खुद सिंपल अल्फाज में नहीं बताएंगे ना कि मुझे बेटा आई लव यू, यू आर एक्सेप्टेड हियर, ठीक है? इट इज ओके टू बी हु यू आर। इफ दीज वर्ड्स आर नॉट सेड वो बच्चा कभी ये बात समझ नहीं पाएगा। तो देयर इज अ नहीं कम्युनिकेशन समझ बैरियर सकते। बिकॉज माँ बाप को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसी से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन इसको नहीं पता, ये बेखबर हो। ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ, दूसरी बात ये है कि तो आपको आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि देसी पेरेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि शेम इज अ मोटिवेटर। शेम इज नॉट अ मोटिवेटर, ठीक है? चाहे बड़ी चीज हो चाहे छोटी चीज हो, शेम से कोई मोटिवेट नहीं होता। बच्चा अगर मोटिवेट होता है ना तो वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज बच्चे लिव, चाहे वो हमारे बच्चे आज हों या 25 साल पहले हम वो बच्चे हों, ऑल बच्चे अक्रॉस द वर्ल्ड दे लिव टू प्लीज देयर पेरेंट्स। वो कोई भी मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू हमसे खुश होंगे, ये हमसे ये चाहते हैं। शेम से वो सिर्फ अपने अंदर शदीद एक एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल टैंक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक गर्ल चाइल्ड वाले जेंडर डिसअपॉइंट पे भी वीडियो की थी। अब आप ये बात रियलाइज करें कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं तो आपको लगता है आप उनको पुश कर रहे हैं कि ये आप जो हैं इसके ये नंबर आए, ये स्पोर्ट्स खेलता है, ये इसका कुरान खत्म हो गया, ये अब इसको बच्चे को इतने टेबल्स याद हो गए, अरे ये बच्चा जो है कोई भी हो सकता है, इस लड़की के बाल माशाल्लाह कितने लंबे हैं, अरे फला बच्ची का तो रंग कितना गोरा है। आप यकीन करें कि बहुत सी दफा ना इट इज नॉट अबाउट द चिल्ड्रन, इट इज अबाउट पेरेंट्स जिन जो हु वांट टू टेक प्राइड इन द चिल्ड्रन। अब आप अपने सोशल प्रेशर में या आपके जहन में ये बात है कि अगर लड़की है तो लड़की के बाल लंबे होंगे तो उसका रिश्ता आसानी से आएगा, या अगर लड़का है और हमारा लड़का डॉक्टर बन जाएगा और हमारी सोसाइटी में वाह-वाह होगी। ये सब वो सोशल बैगेज है जो आपने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। जब बच्चा इस सेटअप में पैदा हुआ वो बेखबर है। अब आपने उसे उन चीज़ों में शेम करके वो चीज़ बनाने की कोशिश की जो वो है ही नहीं। बहुत सी इंस्टेंसेस में तो मानिए मैं सोचती हूँ कि अब अगर हम बच्चों को उन चीज़ों में शेम करते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं लड़का पैदा नहीं हुई, मैं क्या करूँ इस बारे में? राइट? लेकिन अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, लेकिन अब अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई है तो वो बड़ी हो रही है ये सुन सुन के जैसे हम सुनते थे तुम लोग सिर्फ 3 बहनें हो, तुम लोग का कोई भाई नहीं है। हर वक्त मुझे एहसास होता था कि मैं कमतर हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, अगर मैं लड़का होती तो शायद मेरी फैमिली के लिए बेहतर होता, मेरे माँ बाप का भला हो जाता, राइट? या फिर आपस में सिबलिंग्स में कंपैरिजन। अब मैं क्या करूं अगर मेरी आंखें ग्रीन नहीं है या मेरे बाल ब्राउन नहीं है या मेरा रंग गोरा नहीं है या मैंने प्यूबर्टी हिट की मेरा कद लंबा नहीं हुआ या ये मेरे हाथ में नहीं है कि मेरी या क्या मुझे बॉडी अब्बा टाइप की निकली। नाक में हाँ, हाँ, या अब मुझे ये अब्बा की नाक में टोटल, निकल मैं क्या हाँ, करूँ? मैं टोटल ऑपोजिट हूँ। जो सोसाइटी की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मुझसे एक्सपेक्टेशन थी और मेरी बहनें 100% वो थी जो सोसाइटी की ब्यूटी की एक्सपेक्टेशंस थी। तो कभी आप ये बात इमेजिन करें कि हो सकता है आप खुद एज पेरेंट कंपैरिजन कर रहे हो या कभी नानियां दादियां खालाएं आप शादियों में जाए लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप ये बात याद रखें कि ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी बच्चे से एक ऐसी चीज की तवक्को करते हैं जो उसको अल्लाह ने ही नहीं दी। जब अल्लाह ने हाँ, नहीं दी तो बिल्कुल। बच्चा कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैदा करेगा, राइट? और अगर आप हाँ, खुद नहीं करे, जो तो माँ बाप तो मान ही नहीं रहे, जब देसी माँ बाप तो ये मानते ही नहीं कि हमने कंपैरिजन किया, हालांकि बहुत शदीद करते हैं। मगर अगर वो हर सोसाइटी वक़्त भी करते बोल रही है और आप उस वक्त अपने बच्चे के हक में स्टैंड अप नहीं हुए,
तो ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे मैं कि लड़की सोचेगी चलो मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ, मैं उट्टन लगा के गोरी हो जाती हूँ। उसके ज़हन में ये बात आएगी कि मैं कमतर हूँ और मेरी बहन मुझसे अच्छी है। लेकिन ये मुझसे क्यों अच्छी है? क्योंकि अब ये क्या हुआ यहाँ पे ना जेलसी का बीज जो है सोसाइटी ने बो दिया और माँ-बाप ने कुछ कहने कि मुझसे मुझसे क्यों अच्छी है? इसका इसने तो कुछ किया ही नहीं अच्छा होने के लिए ना। ये तो ऐसी पैदा हुई, मैं ऐसी पैदा हुई। अब ये चीज़ मैनिफेस्ट होती जाएगी। क्योंकि देखो कितनी दफ़ा तमन्ना है, हमें कुछ लोग मैसेज करते हैं कि वो हमारे भाई लोग जो हैं वो हमें जायदादों में हिस्सा नहीं दे रहे, या हमारी बहन ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, इस किस्म की ये सब ना मोहब्बत होती है बहनों भाइयों में। लेकिन बड़े होके ये छोटी-छोटी रिज़ेंटमेंट इस लेवल की आ गई होती है कि वो मोहब्बत को एक्लिप्स करती हैं, और अब आप हाँ, आउट ऑफ रिज़ेंटमेंट और बचपन के सालों तक का बैगेज है, आपके रिश्ते टोटल खत्म कर देता है। तो ये माँ हाँ। बाप ने बचपन से इस चीज को स्टॉप नहीं किया होता। तो मैं इसमें 2 पॉइंट्स कहूँगी जो सदफ ने बात की। इसमें एक हम्म, तो पॉइंट ये है कि माँ-बाप कहेंगे ठीक है ये बात सब वेरी गुड हम समझ आ गए, पर हम हम्म, क्या करें? हम अपने बात कैसे करें? क्योंकि देसी माँ-बाप की तो बात ही इस पे शुरू होती है कि उसके नंबर आए तुम्हारे नहीं आए, तो हम बात क्या करें? तो पहली जो बात सदफ ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को कहें अनकंडीशनल लव शो करें। हम्म, बच्चों को जब आप उनका कंपैरिज़न करते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि मेरे माँ-बाप का प्यार कंडीशनल है। तो जो बच्चे का घर है ना, जो उसके पेरेंट्स का लव है, बिकॉज़ ये बहुत साइकोलॉजी शो करती है कि वो उसके लिए उसके सारे रिलेशनशिप्स की बेस होती है, ख़ास तौर पे जो माँ का रिलेशनशिप हम्म, होता है बच्चे के साथ। तो आपने उसको ये शो करना है कि आपका लव उसके लिए अनकंडीशनल है, ठीक है? हम्म, कि यू आर ओके, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड। बार-बार अपने बच्चे का बकेट फिल करें। सेकंड बात, सदफ ने जो कही कि कुछ चीज़ें जो बच्चे के हाथ में नहीं है, ठीक है ना? उन पे तो बिल्कुल कंपैरिज़न ना करें। आई विल आल्सो से कि जो चीज़ें बच्चे के हाथ में आपको लगती हैं कि ये कमरा साफ करे, ये वो करे, अपने पढ़ाई में अच्छा रहे, उसमें कंपैरिज़न ना करें, ठीक है ना? उसके अंदर तो अब हम इसके से हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं जिसमें आपको कहते हैं कि जब कहते हैं कंपैरिज़न ना करें, तो हर बच्चे को इंडिविजुअली लें। तो अब माँ-बाप कहेंगे कि भई मैं अपने बच्चे को मोटिवेट कैसे करूँ? आप तो कह रहे हैं कि बच्चा कमरा गंदा रखे, पढ़ाई ना करे, ये ना करे, मैं उसको कहता रहूँ आई लव यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और सदर के बच्चे फेल नहीं हो रहे। हम भी वी हैव कन्वर्सेशंस विद देम लाइक हम्म, होपफुली वो ठीक रहेंगे। तो हम ये करें कि जो पॉइंट्स उन पे तो आपने बिल्कुल ही कंपैरिज़न नहीं करना, जिन चीज़ें जो बच्चे के हाथ में नहीं है। बट जो चीज़ें बच्चे के हाथ के अंदर हैं, जैसे पढ़ाई में मेहनत करना, सफाई करना, यानी जो आपके लाइफ स्किल्स हैं, जिन चीज़ों में आपको ज़रूरत है, घर में कंट्रीब्यूट करना, यहाँ जब आपने बच्चे को मोटिवेट करना है, तो आपने उसका कंपैरिज़न नहीं करना, आपने उस बच्चे को इंडिविजुअली उस बच्चे की तारीफ़ करनी है या उसको फीडबैक देनी है। अच्छा, फीडबैक देने के भी कई तरीके होते हैं। हम कहते हैं किसी बच्चे को तुम गंदे हो, नहीं वो बच्चा गंदा नहीं है, उसका कमरा गंदा है, ठीक है? तो आप जब बच्चे से भी इंडिविजुअली बात करें तो हम कई बार कहते हैं तुम बदतमीज हो। नहीं, बच्चे को लेबल ना करें। बच्चे को कहें तुम आज बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारा मैनरिज्म ठीक नहीं है। तो एक तो आपने उस बच्चे से इंडिविजुअली बात करनी है उसके एक्शन के बारे में, और उसके एक्शन को टारगेट करना है, उस बच्चे की पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करना, बिकॉज पेरेंट्स की बात बच्चे के लिए बहुत अहम होती है। अच्छा, अब ट्रू, आप कहेंगे कि मैं तो अपने बच्चे से बात कर रहा था। ऑफ कोर्स हैबिट्स ब्रेक हार्ट बिकॉज एज पेरेंट्स वी बीन कंपेयरिंग। तो आप अपने बच्चे से, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बच्ची से कह रही हूँ कि तुम और मेहनत कर सकती हो, तुम आओ इस एग्जाम में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। और वो कहे कि मेरे भाई के तो नंबर इसमें अच्छे नहीं आए, या वो तो बैठा हुआ पढ़ नहीं रहा। तो आप उस वक्त क्या करें? तो उस वक्त आप कहें कि ठीक है, इस वक्त हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, सो हम्म, ब्रिंग द अटेंशन बैक टू द चाइल्ड, राइट? तो उससे कहो कि इस वक्त हम तुम्हारे भाई की नहीं, तुम्हारी बहन की नहीं, इस वक्त हम आपकी बात कर रहे हैं। सो मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू गिव सम टिप्स बिकॉज एज पेरेंट्स समटाइम्स इट बिकम्स हार्ड कि हम फिर अपने बच्चे से बात क्या करें। ट्रू। आप अपने बच्चे से हमेशा प्रॉब्लम को एडजस्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बेटा ये कमरा रखने का क्या तरीका है? बेटा नमाज की ये मत बोलें कि तुम तो जहन्नुमी हो, ये ना बोलें। बेटा नमाज की पाबंदी करो। एक्शन एक्शन पे बात करें, ठीक है? बेटा उठो, अपने कपड़े उठाओ, ठीक है? या कभी मेरे बच्चों में होता है तो मैं अपने दोनों बच्चों को कहती हूँ कि फला ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ तुम अपनी फिक्र करो, राइट? तुम अपना हाँ, काम देखो, बिल्कुल। अपनी हैंड राइटिंग की फिक्र करो, अपनी रिपोर्ट कार्ड की फिक्र करो, अपने कमरे की फिक्र करो। भाई तुम अपनी फिक्र करो, अपनी अपने आप में बेस्ट होने की कोशिश करो। जो जो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का कद लंबा है, एक बच्चे का कद छोटा है, या इस किस्म के मसले, तो मैं कहती हूँ बेटा तुम अपनी टाइमलाइन पे हो, तुम अब तुम्हारे अपना जेनेटिक कॉम्पोजिशन है,
कोई प्यूबर्टी हिट करके फौरन लंबा होता है, कोई लेट प्यूबर्टी हिट करता है। बच्चों के कितने कंपैरिजन होते हैं, इस लेवल पे होते हैं, एंड मेनी टाइम्स बच्चे इंटरनलाइज करते हैं कि ये मुझ में कमी है, कि मेरे अम्मा अब्बा जो है वो उनको फला से ये बात सुननी पड़ी कि मेरा कद लंबा नहीं हुआ। या देखो कितनी लड़कियां तमन्निया जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो वो कितना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो समझती हैं कि हम में कोई कमी है, कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, राइट? या हम में कमी थी कि ये दुनिया वाले कंपैरिजन करते हैं कि अरे वाह वाह भाई, एक बहन का जो है वो तो रिश्ता अमेरिका में हो गया, ये वाली जो पाकिस्तान में ही रह रही है, अरे वाह इसके यहाँ तो लड़के पैदा हो गए, इस बेचारी के यहाँ बेटी पैदा हुई है, अरे इसका मियाँ तो इसका बार बार किसी को कहना इसके इनकी बड़ी बेटी का मियाँ तो डॉक्टर है, राइट? अब हाँ, तुम सोचो कि ये चीजें जो है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छोटी वाली से कम प्यार है, या छोटी वाली की किस्मत कम है या खराब है। वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत ब्लेस्ड है, उसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मगर जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ ओमिशन, कि आपने किसी की तारीफ की मगर एक किसी की तारीफ नहीं की, दूसरा ही समझता है कि चूंकि मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मुझ में कोई कमी है। इस वजह से इतनी लोगों की कॉन्फिडेंस गिरता है और उनकी आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। तो जाहिर है, हाँ, अब अगर आप कोई आपका बच्चा फर्स्ट होता है। आया है, आपके मियाँ की अच्छी जॉब लगी है, आपकी इमिग्रेशन हो गई, तो अगर आप इस टॉक्सिक सेटअप में बड़े हुए हैं और आपके माँ बाप ने इन चीजों का ख्याल नहीं किया, तो आप कैसे अपनी बहन या भाई के लिए खुश हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि और वो मैंने ये चीज नोटिस बिल की है कि देसी पेरेंट्स जो हैं वो जब आप बड़े हो जाते हैं और आपकी अपनी लाइफ और किस्मत आपको अपनी डायरेक्शन में ले जाती है, तो उसमें भी बहुत कंपैरिजन होता है। कितना ज्यादा देसी आंटियां ये करती हैं कि अपने बेटे के घर रहने गई और सुबह दोपहर शाम को हुई नहीं और फोन करके अपनी बेटी को पूरी रिपोर्ट दी कि बेटे के घर में क्या हो रहा है, राइट? या आप अपनी बेटियों के बच्चों में कंपैरिजन करें कि देखो उसके बेटे का मतलब कुरान खत्म हो गया, ठीक है, या वो नमाज में अपने बच्चों की बहुत सख्ती करती है, पाबंदी कराती है, या उसके बच्चे जो हैं वो तो भाई उन्होंने माशाल्लाह अभी बहुत बड़ा घर खरीदा है। इस किस्म की चीजें जो हैं वो, ये चीजें जो है छोटी चीजों से, कि फलां को अच्छी डॉल मिली, इसको बड़ी सॉकर बॉल मिली, इसको महंगी वाली बाइक से मिलके, अब ये कितनी बड़ी लाइफ एस्पिरेशनल चीजों पे आ गई कि आप किसी की पेरेंटिंग पे कमेंट करें या किसी की इस किस्म की घर गाड़ी जॉब पे कमेंट करें। उसके बाद अगर पेरेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चों के आपस में मोहब्बत कायम रहेगी, या फिर वो ये अज्यूम करते हैं कि हमारे मरने के बाद इनमें जायदादों में फटे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जरूरी होगा, और फिर कोई किसी के लिए खुश नहीं होगा। हाँ, और सदफ इसमें एक जो तुमने बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा ना कि हमारे यहाँ एक तो माँ-बाप, चलो अगर माँ-बाप कहते हैं कि हम हम्म। अब कंपेयर नहीं करेंगे, बट इर्द-गिर्द के लोग हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं मैं और सदफ कि आप लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? कुछ जगहें आएँगी एंड वील लीव इट अप टू योर ओन जजमेंट कि कुछ जगह होती हैं कि जहाँ आप पोलाइटली करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? कि अगर कोई बहुत ही ब्लेटेंटली आपके बच्चों को कह रहा है कि आय हाय! तुम्हारी बड़ी बेटी का तो रंग बड़ा गोरा है और छोटी वाली का तो हम्म। बड़ा काला है। तो आप बड़ा पोलाइटली कह सकते हैं कि नहीं हम ऐसे हमारी दोनों बेटियाँ हमारे लिए बहुत प्यारी हैं, बहुत हसीन हैं, ऐसी बात हम नहीं करते। तो हम्म। आप बच्चों के सामने करेक्ट कर दें। कुछ जगह होती है जहाँ आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना? कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि कोई ऐसी एक पर्सन है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं या आप चाहते हैं कि भई इस बात को इग्नोर करो, तो आप बाद में जाकर अपने बच्चे से ज़रूर बात करें, क्योंकि एज़ पेरेंट्स यू हैव टू रियलाइज़ कि जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो होती है, वो माँ-बाप की वॉइस होती है, ठीक है ना? तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जब माँ-बाप बच्चे को आकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ना, तो बच्चा उस बात को सुनता है। क्योंकि कोई ऐसा दुनिया में आपको बच्चा नहीं मिलेगा जो एक्सटर्नल प्रेशर्स के बगैर बढ़े। वो तो फिर आप अपने हम्म। बच्चे को मरीख ही ले जाके बड़ा करें, ठीक है ना? तो ये तो आपके बच्चे को कुछ कोपिंग मैकेनिज्म सीखने पड़ेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि एज़ द गार्डियन ऑफ योर चाइल्ड, तो आप जाकर अपने बच्चों से बाद में इंडिविजुअली ज़रूर बात करें। आई विल गिव माय एग्जांपल। मेरी बहन जो है वो एपिटोम ऑफ ब्यूटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी ग्रीन आँखें हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन आई सरप्राइजिंगली नेवर ग्रू अप विद अ कॉम्प्लेक्स अबाउट माय लुक्स एंड एनीथिंग, कॉन्फिडेंस ही था। क्योंकि लोग ऑफ कोर्स ही कहते थे, सोसाइटी तो बड़ी जालिम है। लोग कहते थे कि हाय इसकी आँखें ग्रीन नहीं है, हाय इसके फीचर्स किस पे चले गए, ये सोचो मेरे सामने ही कह रहे होते थे। लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू ने जो घर में माहौल बनाया हुआ था, वो ये था कि शक्ल पे नहीं, आपकी जो ट्रेट्स हैं वो आप हाउ ग्रेसफुल यू आर, आपकी पढ़ाई कैसी है, आपने और टैलेंट क्या है, इन चीज़ों के ऊपर एक बंदे की पर्सनैलिटी। तो आई कैन गिव माय पर्सनल एग्जांपल कि
बच्चे में फिर ना अपने सिबलिंग के लिए रिजेंटमेंट पैदा होती है कि वो अपनी बहन से नफ़रत करने लगे कि भई मेरी बहन तो उस बेचारी का भी हक, उस बेचारी का क्या कसूर है कि वो प्यारी पैदा हो गई है। तो वो आप बच्चों में फिर इस तरीके से एक नफ़रत नहीं आती। ट्रू। और ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप हर चीज़ एक्नॉलेज करें। जब आप अपने घर वापस जाएँ कहीं से, किसी शादी से, किसी पार्टी से, या कोई आपके घर से जाए, जिसने आपके इस किस्म का स्टेटमेंट दिया और उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि आप मसलहत में चुप रह गईं। अब आप हमारी एज की खातून हैं और आपके 2 बच्चों में कंपैरिज़न हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को अकेले बिठाएँ और उससे बोलें, हर चीज़ एक्नॉलेज करें कि देखो, साफ बात करें कि आज ये बात हुई थी एंड आई नो इट डिडंट फील गुड। टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग। टेल मी हाउ दैट मेक यू फील। और फिर उसको ये बात बोलें कि आई नो इट इज नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, ताकि बच्चा जो है वो ये ना सोचे कि मैं कितना बुरा इंसान हूं कि मैं अपने भाई या बहन से जलस फील कर रहा हूँ। उसे बोला आई नो इट इज नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग एंड आई नो दिस सोसाइटी इज अनफेयर एंड आई नो दैट एट दैट पॉइंट दे शुड नॉट हैव सेड इट, मगर एंड यू नो व्हाट, और उसे ये बात बताएं कि एट व्हेन यू ग्रो अप आपकी लाइफ में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, इवन एट वर्क प्लेस, इवन आउटसाइड, एवरीवेयर, when they will make unfair comparisons to you, and how do you overcome them and how do you get successful, and you are enough for us and for yourself. You cannot please everybody. हम लोग, मुझे बिल्कुल। लगता है कि जब हम एज देसी बच्चे थे, हमें हर किसी को खुश रखना होता था। हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना होता था। हमें जब मैं छोटी थी मुझे एक अच्छी बहन, बड़ी बहन बन के रहना होता था। ठीक है, मुझे स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट होना होता था। मेरी कुरान वाली जो आंटी थी उनको मुझसे खुश रहना होता था। जब मैं बच्चों के साथ खेलूं, मेरे साथ शाम को पाकिस्तान में मौसम अच्छा होता है, हम बाहर निकल के खेलते थे मोहल्ले के बच्चों के साथ। अब वहाँ बहुत गुड फ्रेंड हो। जब आप किसी शादी में जाएं या आपके घर पे पार्टी हो, ईद पे, बकरीद पे, तो आप बहुत परफेक्ट बिहेवियर पे रहें, क्योंकि आपके घर मेहमान आए हुए हैं या आप किसी के घर मेहमान गए। और जब हम बड़े हुए थे तो मेरी अम्मी को ये बहुत टेंशन होती थी कि हर चीज सीख लो, तो रोटी भी पकानी आए, खाना भी पकाना आए, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ी हुई हो, नौकरी करो, कमाना है, गाड़ी चलाना है। क्योंकि उनको ये बहुत टेंशन होती थी कि वो कोई कल को जहाँ इनकी शादियां होंगी इनके ससुराल वाले बोल देंगे तुम्हारी माँ ने ये तो सिखाया नहीं, तुम तो शादी से सबसे पहले तुम्हें गाड़ी तो चलानी आती ही नहीं थी, तुम्हें लाइक इस इंस्टीट्यूट से क्यों पढ़ा है। हर किसी के बच्चे तो वहां से पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर अब मैं जाके अपनी अम्मी या किसी भी पेरेंट्स से बात बोलूं तो उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये कितनी प्रेशर वाली लाइफ थी। वो हर चीज को बोलेंगी तो हम तुम्हारा भला तो चाहते थे, बिल्कुल। जो किया तुम्हारे लिए तो किया है ना। लेकिन आप देखें कि बहुत सी चीजें बच्चे नहीं हो सकते। बहुत से टाइम पे मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये मेहमान बच्चे तुम्हारे घर आए और देखो तुमसे बदतमीजी कर रहे हैं, अब तुम थोड़ा जर्व का वो दिखाओ, जर्व दिखाओ और उनके साथ ये टॉयज शेयर कर लो, या अभी यहाँ फड्डा ना डालो, हम घर जाके इस बारे में बात करेंगे। यू नो व्हाट, आप ये बात आप अंडरस्टैंड करें कि आप अपनी इज्जत उस वक्त बचा रहे हैं। आप अगली सीन नहीं क्रिएट करना चाहते, आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तमीजदार है। ये तो आप बिल्कुल भूल ही गए कि वो भी तो एक बच्चा ही है। जितना किसी और बच्चे हम्म। ने उस टॉय से खेलना था, हमारे बच्चे ने भी खेलना था। वो बच्चा सब्र नहीं कर दिखा पा रहा क्योंकि उसकी इतनी ब्रेन डेवलपमेंट हुई नहीं है, उस पर इतना इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। तो ये बच्चा भी उसी एज का है, उससे आप ऐसी इमोशनल बिल- रेगुलेशन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बच्चों से इतनी बिल- इनसेन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों निकालते हैं कि हर वक्त दुनिया वाले के सामने वाह वाह हो हमारे बच्चों की। ठीक है, अब क्या हुआ कि अपनी बड़ी बेटी जो है, बड़ा बेटा जो है, वो सब्र कर गया, वो चुप हो गया। ठीक है, छोटे वाले ने जो है वो हंगामा मचा दिया। तो आप बार में घर जाके अपने दोनों बच्चों को डांटे कि देखो वो तो कुछ नहीं बोला, वो तो कितना जो बिहेव किया, उसे तो हम समझा के ले गए थे, उसने तो फला भी ये किया था। तो हुआ क्या कि आपने छोटे वाले के जहन में या बड़े वाले या किसी बस एक बच्चे के जहन में ये बात बिठा दी कि तुम्हारा बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है और उसका बिहेवियर अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि जब बच्चे बड़े होंगे, वो टीनेजर लड़का या लड़की बनेंगे और वो प्यूबर्टी हिट करेंगे, उनमें रिबेलियन आएगा। आजकल के जमाने में रिबेल करना, स्कूल बंक करना, फ्लंक करना, ड्रग्स लेना, गलत सोहबत में पड़ना कितना आसान है। आपने 6 7 8 साल की उम्र की से एक बच्ची के जहन में बात बिठाना शुरू की कि तुम्हारा बिहेवियर खराब है, खराब है। एट सर्टन पॉइंट वो कैच 22 सिचुएशन बनेगी और वो कहेगी अच्छा मैं हूं बुरी, लेट मी शो यू हाउ बैड आई कैन बी। एंड वेयर डिड इट बिल्कुल। स्टार्ट? उस वक्त आपने ये कितनी दफा आपने ये बात सोची कि इस बस सिचुएशन मैनेजमेंट करते हैं इन लोगों के सामने, ये हमारी बस हम इज्जत से निकल रहे हैं यहाँ से, या इन लोगों के सामने हमारे बच्चे जो हैं वो मिसबिहेव ना करें। टोटल डिसरिगार्ड टू कि वो बच्चा इंसान है उस वक्त क्या फील कर रहा है।
बिल्कुल। और उस बच्चे के लिए जैसे आप समझें कि आपके बच्चे के लिए ना आप उसकी कुल दुनिया है, राइट? जैसे वो हुँ, बच्चा ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए आपकी बात बहुत मैटर करती है। उस वक़्त जो आपने बात कही थी ना, आपको लगा कि भई अब तो सिचुएशन हैंडल होगी, उस बच्चे के दिमाग में वो बात चली गई है। तो एंड मतलब इसी से मैं आई विल जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बात की ना कि हर बच्चे को इंडिविजुअली कैटर करें, बात करें, बच्चों को लेबल ना करें। हम लोग हुँ, बच्चों को इस तरह लेबल जैसे तुमने कहा कि तुम बड़ी बहन, ठीक है ना? बड़ी बहन ज़िम्मेदार है, छोटा बच्चा लाडला है, बीच वाला बच्चा लव वाली है। तो हाँ, हम बहुत दफ़ा I really have to catch myself and I know this one is so tough to do as a parent because it is so easy to say कि हाय मेरी बेटी तो ये वाली बेटी तो बहुत सब्र करती है। हाय ये वाला बच्चा तो मेरा बड़ा शरारती है। आप कर रहे थे because as humans it is our nature we like to sort and label things, right? कि आपको होता है कि बस ये बॉक्सेस में हमने डाल दिया, नाउ आई हैव इट फिगर्ड आउट। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप एक छोटे बच्चे को हमेशा घर में छोटा हैंड ट्रीट करेंगे और बड़े बच्चे को हमेशा बड़ा करेंगे, तो आप बच्चों को एक तो लेबल कर रहे हैं, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और आप उनको लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर जो आपका छोटा बच्चा है जो आपके घर का लाडला था, उसने जिंदगी में तो वो दुनिया का तो लाडला नहीं है ना, दुनिया ने तो उसको वही थपेड़े मारने हैं, ठीक है ना? जो हुँ, बड़ा बच्चा क्यों सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे लेके चलें, ठीक है? कहीं उसको भी ब्रेक दें। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को लेबल ना करें, ये कहना अवॉइड करें। अगर आपका बच्चा भी कहे कि ओह! कई बार बच्चे भी दे लाइक टू लेबल देमसेल्व्स, तो उससे कहें कि हाँ, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी दैट यू हैव। फिर उसको हुँ, और भी उसकी मज़ीद क्वालिटीज़ उसकी दिखाएँ। एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं कई दफ़ा अगर मैं ज़ैनब को कोई काम देती हूँ करने को क्योंकि वो बड़ी है घर में, तो मैं फिर कई दफ़ा वो काम हुसैन को दे भी देती हूँ, ठीक है? जैसे तुमने देखा होगा किंडरगार्टन में एग्ज़ाम्पल होती है, हर बच्चे की बारी आती है लाइन लीड करने की। हुँ, हर बच्चे को चांस दें। आप बच्चे को वो ना कर दें, रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि अब तुम तो बड़े हो, तो तुमने सारी ज़िंदगी बड़ा ही रहना है। हाँ, ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू क्योंकि वही बात है बर्थ ऑर्डर तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है एंड बहुत बहुत एफर्ट लगती है एफर्ट लगेगी पेरेंट्स के बिहाफ पे कि जो बच्चा आपके यहाँ पहला पैदा हो गया है दैट चाइल्ड डज नॉट हैव द कर्स ऑफ द बीइंग द ओल्डर चाइल्ड ठीक है एंड आप हमेशा इस बात आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल हम क्यों नहीं अपने बच्चों को कहते कि जैसे तुम बोलो ज़ैनब को कि ज़ैनब इसको देखो, राइट? ज़ैनब खुद भी एक बच्ची है, ये जैसे जस्ट आई एम यूजिंग दिस एज़ अ नेम मगर आपने बड़े बच्चे को बोले, "अरे! बिल्कुल, तुम देख रही थी कि हाँ, ये कर रहा था, तुमने रोका क्यों नहीं?" राइट? आप हाँ, अपने बड़े बच्चे को कितना कहते हैं या किसी ने छोटे बच्चे ने फ़ोन उठाया, हम जब लैंडलाइन से कितना होता था कि छोटे बच्चे ने फ़ोन क्यों उठाया? तुम यहाँ बैठी थी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इस किस्म की छोटी-छोटी बातें जो है ना या फिर ये कि छोटे अरे! इसने दरवाज़ा खोला, बेटा तुम यहाँ थी, तुमने जाके दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? राइट? अब आपने एक बच्चे को जस्ट बिकॉज़ वो पहले पैदा हुआ, आपने उसको एक मिनी ह्यूमन बना दिया। उसको अपने ही घर में बिल्कुल, बच्चा रहने की इजाज़त नहीं है, बनने की इजाज़त नहीं है। बेसिकली बच्चे का काम तो नहीं है फ़ोन उठाना या बच्चे का काम नहीं है कि अपने छोटे भाई-बहन को देखे या वो जाके दरवाज़ा खोले। वो जो जितना छोटे बिल्कुल, बच्चे के लिए अनसेफ है, उतना ही बड़े बच्चे के लिए भी अनसेफ था दरवाज़ा खोलना। बिल्कुल, वो भी मगर आप उसको मिनी उसका एडल्ट आपने बच्चा बना है, दिया। हाँ। अब उसके ज़हन में ये बिल्कुल, बात बैठ गई कि मैं तो गैर ज़िम्मेदार हूँ। हालाँकि उस बच्चे ने अपनी अकल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल डिसीज़न लिया सिचुएशन में, जब कोई ग्रोन अप नहीं था। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हाँ, ये फॉरएवर आपकी साइकी में बैठ जाती हैं, राइट? अब क्या होता है कि जब आप बड़े होते हैं और जब माँ-बाप बूढ़े होते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर इसीलिए तो ताल्लुकात खराब होते हैं बिकॉज़ जो बेटा होता है वो कहता है मैं तो सारी उम्र बुरा था, ये आपका ज़िम्मेदार बेटा है, आप इससे बोला आपकी ज़िम्मेदारी उठाए। हाँ, या बेटी बोलती है मैं बिल्कुल, तो हमेशा बुरी थी या ये कि मैं तो फुअड़ हूँ या ये तो मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं थी ये आपकी खूबसूरत बेटी है तो आप इसको अपने साथ शादी में लेके जाएं राइट माँ बाप के साथ बिकॉज आपके अंदर रिजेंटमेंट होती है या ये कि आपने दावत बहुत करानी है तो ये आपकी बेटी है ये आपकी सुगर बेटी है आप हमेशा कहती थी ये इतना अच्छा खाना पकाती है इसके हाथ में जायका इसके इससे साथ दावत कराएं तुम सोचो कि ये हाँ, वो एज अ ग्रोन अप नहीं फील कर रहे बिकॉज किसी के लिए भी शादी में जाना ये जिम्मेदारी उठाना ये सब छोटे एक्ट्स हैं इट्स द इनर वुंडेड हाँ, चाइल्ड जो कहता है कि सारी उम्र तो मैंने ये सुना कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते मुझे मेरा क्या होगा और जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो फिर जब अपने जिम्मेदार बेटे से बोलें कि आपकी जिम्मेदारी उठाए मैं तो हुई नहीं जिम्मेदार अब ये नेगेटिव अच्छा, सेल्फ इमेज किसने बनाया हाँ, माँ-बाप ने ये इट हम्म गोज़ बैक टू लाइक बिल्कुल जो बचपन है ना, चाइल्डहुड है, तो सबसे पहले माँ-बाप को खुद ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई माँ-बाप बूढ़े होके ये कह रहे हैं ना कि हाय मेरे तो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में,
सॉरी ये बीज आपने 60 इयर्स पहले बोया था, राइट? हुँ, सो इट कम्स डाउन टू पेरेंटिंग। तो और किसी भी वक्त एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, जिस वक्त आपको ये रियलाइजेशन हो जाए इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। ऑल्सो सदफ देखो, जो तुमने बात की कि आपके सारे बच्चे डिफरेंट होंगे, ठीक है, हुँ, क्योंकि सारे बच्चे होंगे, ये नहीं होगा कि आपके सारे बच्चे शक्ल में तो शायद, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं, तीनों बच्चे शायद एक जैसे ही लगे बट उनकी पर्सनालिटी जरूर डिफरेंट होगी। बिकॉज साइकोलॉजिकली होता ये है कि जो पहला बड़ा बच्चा होता है ना, उसकी एक पर्सनालिटी होती है। फिर जो सेकंड वाला आता है ना, तो वो इसलिए पहले से डिफरेंट होता है क्योंकि वो देखता है कि अच्छा ये तो ट्रेड्स लेकर इसने तो अपनी जगह बना हुँ, ली है। तो वो बच्चा बाय डिफॉल्ट, ये साइकोलॉजी बताती है हमें कि जो बर्थ ऑर्डर होता है, बल्कि वो हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करता हुँ, है। तो वो सेकंड बच्चा हमेशा पहले बच्चे से डिफरेंट होता है। फिर जो तीसरा आएगा वो कहेगा अच्छा ये पहले दो तो थे, अब मैं अपनी कोई जगह बनाता हूँ। तो आपके बच्चे हमेशा मुख्तलिफ होंगे, आपके बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। बट नाउ योर बर्डन एज अ पेरेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काम मुश्किल है, आई बिल्कुल टोटली एग्री कि ये मुश्किल है, लेकिन यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आपने ये नहीं करना कि आपने, अब आप जो एक बच्चे की जो अच्छाई है उसकी बेसिस के ऊपर आप दूसरे वालों को भी अच्छा करने की कोशिश करें कि अच्छा ये तो अच्छा है ना, अब तुम भी वैसे हो जाओ। वो जो उसकी बड़ी अच्छी वो जो बुक, वो जो फिल्म थी कपूर एंड सन्स, अभी जो ये मूवी डिज्नी की आई है, जो हुँ, इनकैंटो है, सारी मूवीज में यही बात हुई है कि जब आप लोगों को लेबल कर देते हैं, उनको बॉक्स कर देते हैं, तो जो वो बंदा उस जो उसको आप समझ रहे हैं कि आपने तो बड़ा अच्छी एक जगह दी है, वो बंदा भी प्रेशराइज फील करता है, क्योंकि उसको ट्रू। लगता है कि अगर में ये पावर नहीं है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, तो मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करेंगे। नो, दैट इज नॉट ट्रू। आप अपना बर्डन साइड पे रख सकते हैं, इवन देन योर पेरेंट्स विल लव हाँ, मगर ज़मानी देखो, लव तो फितरी है। मैं लव को मुझे लगता है लव बहुत ही ओवररेटेड इमोशन है, बिकॉज़ लव करना कि आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में नहीं होता कि आप किसी को मोहब्बत करें या ना करें। आपके हाथ में ये होता है कि आप उस शख्स की इज़्ज़त करें। आपके हाथ में होता है कि आप उस शख्स को बर्दाश्त करें। आपके हाथ में होता है कि आप चुप रहें। आपके हाथ में ये होता है कि जब आपको डिसअपॉइंट करे, तो आप ये बात अंडरस्टैंड करें कि वो सिर्फ़ अपनी पर्सनैलिटी और अपना आप एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लव जो है, हम लोग स्पेशली पेरेंटिंग और देसी पेरेंटिंग में लव को एक प्रिज़न बना देते हैं। आप मोहब्बत की कैद में कैद हो गए, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल बहुत से माँ बाप हैं जो अपने औलादों को मोहब्बत करते हैं, दुनिया भरी हुई है पाकिस्तान में ऐसे लोगों से, मगर वो अपने बच्चों में शदीद डिसअपॉइंटेड हैं। वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो यू। अपने बच्चों से बहुत मायूस हुए हैं। किन बातों पे मायूस हुए हैं कि देखो फलां का लड़का जो है ना, वो तो एनईडी से इंजीनियर बन गया, हमारे लड़के का एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ। देखो फलां का लड़का जो है ना, वो तो डॉक्टर बन गया, हमारा लड़का मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया। देखो फलां की जो बेटी है ना, वो तो एक एक दफा में पास हो गई, या उसने कितना अच्छा घर रखा है, या वो उसका तो ऐसा कितना था, हमारी लड़की नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस वक्त मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो आपके हाथ में ही नहीं होती, आपको सारी उम्र रहती है, जब से बच्चा पैदा होता है जब तक आप मरते हैं। लेकिन इट इज टोटली पॉसिबल कि आप अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करें, लेकिन वो आप शदीद उसके फैसलों से, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी जहानत से, और उसके रहने और सहने, बातचीत, लाइफ डिसीजन से आप बहुत मायूस हो, ठीक है? अब उसमें होता ये है कि बाउंड्रीज बहुत ब्लर हैं। अब एक बच्चा जो है वो नहीं बन सकता इंजीनियर, उसकी बस की बात ही नहीं है कि वो फॉर्मूले कर सके, उसका मैथ में दिमाग चले। लेकिन चूंकि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आपका बहुत बड़ा कुंबा है और आपके हजारों चाचा फूफी खाला मामू के बच्चे हैं जो धड़ाधड़ जो हैं वो कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वो ट्यूशन कर रहे हैं, और उनकी जगह जगह अच्छी जगह एडमिशन हो रहे हैं, आपके बच्चे नहीं कर पा रहे, तो यू कैन लव योर हाँ, चाइल्ड बट यू कैन बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन देम। मगर बच्चे का क्या है, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा, मानिए वी आर सो ओल्ड, हमारे अपने बच्चे हैं, मगर हम स्टिल अपनी अम्मी के डिसअपॉइंटमेंट से कितना डरते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा ये होता है कि आप लव और डिसअपॉइंटमेंट को कंफ्यूज करते हैं। अगर कोई आपसे डिसअपॉइंट है, या आपके माँ बाप बोले कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं बहुत मायूस हूँ, तो हम उसको इक्वेट करते हैं, हम इसका मतलब भी समझते हैं कि अभी हमसे मोहब्बत नहीं करते, या बचपन में इनको हमसे मोहब्बत नहीं थी। तो माँ बाप की हाँ, मायूसी भी जो है ना, वो बच्चों की पर्सनालिटी मार देती है, उनकी हैप्पीनेस खत्म कर देती है। कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जिनका जो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं, मगर एक्चुअली वो उनकी कॉलिंग नहीं थी। कोई इंटीरियर डेकोरेशन करना है। चाहता था, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता था, कोई कुछ भी। लेकिन वो सिर्फ अपने माँ बाप को मायूस ना करने के चक्कर में इतनी मुश्किल और पेनफुल पढ़ाइयों से गुजरे। ये कितने लोग अपनी लड़कियों का, कितने ज्यादा एम कैट का जो एग्जाम होता है,
कितनी ट्यूशन दिलवा दिलवा के प्रेशर दिला के करते हैं कि बस एसएमसी डीएमसी में एडमिशन हो जाए, क्योंकि रिश्ता, जो लड़कियां डॉक्टर बन रही होती हैं उनके रिश्ते अच्छे आते हैं। आप कह सकते हैं हमारी लड़की डॉक्टर बन रही है, कितनी लड़कियां हैं या हमारे, हाँ, मेरे हाँ, साथ की, और ख्वाहिश वो जो एमबीबीएस बनी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई की लेकिन जीरो प्रैक्टिस नहीं करती, इंक्लिनेशन ही नहीं थी। तो अब ये देखें कि नहीं। हाँ, अब अगर कोई लड़का लड़की आपके प्रेशर में डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, ठीक है, या जो लोग फोर्सेस में होते हैं, क्या हम बाप फौज में गया था, लड़का भी फौज में जाए, सिलेक्शन होना कितना मुश्किल है। अब्बा एयरफोर्स में था, अब बेटे को भी एयरफोर्स में जाना चाहिए। कितनी शदीद डिसअपॉइंटमेंट है कि अब्बा पायलट था, लड़का रिजेक्ट हो गया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं हुआ। आप कभी अपने बच्चे को ये पहचाने ही नहीं कि इसकी स्किल सेट क्या है, या जो ये चाहता है, जो हम इससे चाहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने इसको वो जहनी कुव्वत भी देके भेजा है। और होता ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी लोग, जो हम लोग ज़हीन हैं, और हम सिस्टम की वजह से एक्सीलेंट टेस्ट टेकर हैं, राइट। तुम हाँ, हमें, चाहे तुम्हें G इज इक्वल टू 9.8 ना निकलना हो, तुम रट्टा निकाल के 100 आउट ऑफ 100 ले लोगी, किसी भी एग्जाम में ले तुम जी लूंगी। ग्रेविटी की वैल्यू डिराइव कर लोगी। हाँ, वी आर एक्सीलेंट टेस्ट टेकर्स, but that actually means हाँ, that we are so miserable inside, we are so unhappy। अम्मा अब्बा जो हैं, वो तो सिर्फ पार्टी में गए और सेटिस्फेक्शन में, कि हाँ भाई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, हाँ अब तो जमाने में चेंज हो गया ना, कि इनका बेटा बाहर चला गया, हाँ भाई उसका फला जगह एडमिशन हो गया। सिर्फ और सिर्फ बैठ के ब्रैगिंग सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो है वो अपने बच्चे की पूरी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी जिंदगी, उसकी इंटरनल हैप्पीनेस मार डालें। दैट डज नॉट मीन यू डोंट लव योर चाइल्ड। लव तो करना आपके हाथ में ही नहीं, यू स्टिल लव देम, बट दैट इज टॉक्सिक पेरेंटिंग, दैट इज कमिंग टोटली एज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। लोग, हाँ। आप याद रखें हमेशा, बिल गेट्स से अगर बिल गेट्स भी पेरेंट होगा ना, आपको अपने ऊपर से 100 लोग मिलेंगे जो खूबसूरत होंगे, जो पैसे वाले होंगे, जो ज़हीन होंगे, उनसे आपके बेहतर कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन होंगे, उनके बच्चों के आपसे बेहतर रिश्ते होंगे, वो बड़े से बड़े घर में भी रहेंगे। और सेम हजार तरीके के लोग हैं जो आपसे और आपसे बच्चों से कमतर होंगे, जो नालायक, आपके हिसाब से नालायक होंगे, उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आया है वो लड़की तो काली पैदा हो गई। हजारों लड़कियां आपकी बेटी से ज्यादा काली होंगी। यू नो वट, हाँ, क्या फर्क पड़ता है आपको और आपके बच्चों को? कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वालों से, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरी कजन का एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, मेरा नहीं हुआ, या मेरा कजन चला गया एनएडी में, मेरा नहीं हुआ। वो तो देखो अच्छा बेटा, वो तो ज़हीन है, वो मेहनती है, देखो उसने, और हर सारी दुनिया क्या करके बोलती है, उसने कितनी मेहनत की, उसके ओ लेवल्स में इतनी एज आए, भाई बड़ा मेहनती बच्चा है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके बच्चे ने मेहनत नहीं की। समटाइम्स रियली वो बैड बच्चा आपको नहीं लक पता। हैपेंस, समटाइम्स हाँ, बैड वो थिंग्स बच्चा हैपन। या हाँ, पर इट डजंट मैटर टू यू, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। जो सदफ बात कर रही है ना, आई थिंक इट कम्स डाउन टू जिसको कहते हैं ना कि एक बच्चे को आप एज अ होल पर्सन लें और अपने से सेपरेट कंसिडर करें। हम लोग क्योंकि यू नो बिकॉज ऑफ कि लोग जब सोचते हैं कि वो पेरेंटिंग में इतना इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों को एज एन एक्सटेंशन ऑफ देमसेल्व्स देखने लगते हैं कि अगर मेरा बच्चा सक्सीड करेगा तो मैं सक्सीड करेगा। बट नो, यू हैव टू टेक योर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, as a whole person, and this starts from their childhood. It starts from things like कि आप बच्चे की खाने का ख्याल रखें, उसकी नींद का ख्याल रखें, बच्चे को उसके बेड टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि वो एक होल पर्सन है। आप उस बच्चे को अपने लाइफस्टाइल में ना ड्रैग करें कि मैंने तो रात तक पार्टी करनी है तो अब मेरा बच्चा भी मेरे साथ पार्टी करे, नहीं, वो अगले दिन बच्चा मिसबिहेव करेगा क्योंकि उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी। और आप ये फिजिकल नीड्स सोचेंगे पूरी कि नहीं ओ हुई, ये या बच्चा मेरा। तो एंड देन दिस इज हाउ, जो आप बंदे बच्चे को जब आप होल पर्सन समझने लगते हैं ना, तो फिर आप उसकी डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। आपको बहुत शौक था कि आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा हो क्योंकि आप शायद मैथ्स में अच्छी थी, या आप चाहती थी कि आप पढ़ाई करें मगर आप नहीं कर सकी, लेकिन आपके बच्चे का शौक कोई और है। तो पर बच्चे को होल पर्सन समझने में ये आता है कि आप उसको चांसेस दें, उससे बात करें, बट फिर उस बच्चे की बात को एक्सेप्ट करें, लाइक उस बच्चे की डिसीजन को सपोर्ट करें। और ये कहना आसान है, आई टोटली अंडरस्टैंड, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आप जब तक बच्चे को एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी ही ख्वाहिशात अपने बच्चे के थ्रू पूरी करते रहेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर हम तो चलो, लाइक इस वीडियो का स्कोप ही नहीं है कि हम हर किस्म के इमोशनल ट्रॉमा की बात कर सकें, जो हम तो बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई की, लिखाई की, लुक्स की, लाइक लाइफ डिसीजंस की, शादी रिश्तों की। एक्चुअली होता क्या है, बहुत ही आपकी जिंदगी में ना छोटी 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 बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कोई मैटर नहीं करती, लेकिन वो आपका सेल्फ इमेज बनाती है। जैसे एक बहुत ही रिडिकुलस बात यह है कि जब हम छोटे थे, पाकिस्तान में जब बकरीद आती थी,
तो पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है ना कि हर कोई अपना जानवर लेके आता है, अपने घरों में बांधता है, या आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो वहाँ पे कम्युनल जगह होती है, और उसके बाद हर कोई अपना-अपना कसाई करता है और आपका जानवर जो है वो ज़िबा होता है एंड यू कैन वॉच। मतलब ये कि कोई गाय अगर ज़िबा हो रही है, तो सारे मोहल्ले के बच्चे जाके देखेंगे, या किसी लाइक यू कैन बेसिकली वॉच कुर्बानी होते हुए। तो मुझे ये याद है कि मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ये है कि शायद मैंने 5 साल की उम्र में कोई लाइक मैं 4 या 5 साल की होंगी, और वो बहुत ट्रॉमेटिक था। मुझे बहुत डर लगा इस बात से कि आई कैन नॉट बिलीव कि इस बेचारे बकरे के साथ ये हो गया। दैट वाज़ माय थिंकिंग प्रोसेस एज़ अ चाइल्ड। तो तमानिया मुझे बहुत डर लगता था, मैं किसी जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एंड एट द ऑन द फ्लिप साइड मेरी बहनें जो थी, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था, और उनको ना दे यूज्ड टू, जैसे इतनी सिली चीज़ है कि बकरीद के एंड में दे कुड काउंट कि आज हमने 8 8 बकरे ज़िबा होते हुए देखे, या हमने 5 काउज़ देखी मामा। ठीक है? घर आके बात होती थी, मैं बिल्कुल नहीं देख पाती थी बिकॉज़ जब जानवर वो थ्रैश करता था और वो भागने की कोशिश करता था, वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता था। तो मेरा दिल कमज़ोर था, मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाती थी। तो मैंने सारी उम्र अपनी अम्मी से, अपने घरवालों से ये सुना कि कितनी डरपोक है। ये तो बाहर ही नहीं निकलती, या इनको कितना डर लगता है, ये इनसे, ये तो भाई बाहर ही नहीं जा सकती। और वो कहती थी, और ये दोनों मेरी बहनों को कहती थी, ये दोनों सबसे आगे आगे होती हैं। तो हमेशा ये डायलॉग होता था, उनको खींच के पीछे करना पड़ता है और इनको तो आगे करना पड़ता है। ये तो बहुत डरपोक है। अब मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि मैं बहुत डरपोक हूँ, तो मैं जनरली बहुत रिस्क अवर्स पर्सनालिटी हूँ। मैं हर चीज 10 दफा सोचती हूँ। मेरे लिए गाड़ी चलाना है, सीखना कितना मुश्किल काम था, मैं बता नहीं सकती। मैं कोई इन्वेस्टमेंट में, पढ़ाई में, इसमें चीजों में मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई। जैसे मैं क्लाइंब करूँ कोई हाइट पे, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं डरपोक इंसान हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी? कि विल आई बी एबल टू डू इट? और मुझे वो, जब तक मैं पाकिस्तान से मूव आउट नहीं कर गई शादी के बाद भी, मेरे लिए बकरीद एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता था। मैं रात से खिड़कियाँ, दरवाजे बंद करके सोती थी कि मुझे लगता था कि मुझे किसी जानवर की आवाज़ ना आए। मैं पर्दा डालती थी, मुझे कुछ दिखाई ना दे। बिकॉज़ मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ। अगर मुझे कुछ दिखेगा ना, किसी जानवर की तकलीफ, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट बिकॉज आई एम अ वीक पर्सन। बट देयर आर अदर पीपल आउट देयर, जो लड़के लड़कियां खड़े हैं, वो कितने ब्रेव हैं। और मैं अक्सर ये सोचती थी कि क्या मुश्किल है मेरी जिंदगी में, क्यों मैं नहीं देख सकती। एंड आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ कि चलो आज मैं थोड़ा सा पीक, इस साल मैं पीक करूंगी, इस साल मैं पर्दे से बाहर डालूंगी, या कोई कितना होता था कि मांगने वाली है, मासी है, ड्राइवर है, जो भी है, बेल बजाए के बाजी कुर्बानी का गोश्त दे दें। मुझे दरवाजा खोलते हुए मेरी जान जाती थी। वो 3 दिन कुर्बानी के मेरे ट्रॉमेटिक होते थे। एंड आई नाउ आई विश के इट हैज नथिंग टू डू विद पढ़ाई और जहानत और रिश्ता और किस्मत। नथिंग, नथिंग, राइट? इट हैज एवरीथिंग टू डू, जो मैंने उस वक्त सुना वो मेरा सेल्फ इमेज बन गया। अब लाइफ मुझे कहीं भी ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितना भी वेल टू डू हो जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है कि मैं बहुत डरपोक हूं, कि मैं कभी बकरा करता नहीं देख पाई। तो अब आप सोचें कि अगर बड़ी चीजों में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने तुम्हारा भला ही चाहा था, तो चलें, अब बड़ी चीजें आप अपने बच्चों को समझते हैं कि आप राइट हैं, आप पुश कर सकते हैं। लेकिन छोटी चीज, एवरीडे थिंग्स, जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, वो भी आपके वर्ड्स आपके बच्चे के जहन में बैठ जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। अब ये इतनी छोटी चीज है, अगर उस वक्त जब मेरी खालाएं थी, मेरी फुप्पी, मेरी अम्मी, ये सब लोग जो घर में थे, अगर मैं जाके उनको बोलूं, दे विल नॉट इवन रिमेम्बर इट। जैसे कि ये हमने कब बोला, ये तो घर में बात ही नहीं हुई। दे डोंट रिमेम्बर इट, कि ये तो कभी नहीं हुआ। हाँ, हाँ, या वो बोलेंगे, हाँ हमें कुछ याद तो है, तुम बकरीद पे घबराती थी, ये वो। अच्छा, अच्छा, तो तुम उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोली? क्योंकि मैं एक बच्ची थी, मैं नहीं बोल सकती थी। मगर ये अब मेरी जहन में बात बैठ गई है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप बच्चे को बड़ी चीजों पे जब कंपेयर करते हैं, तो बहुत बड़ी होती हैं। छोटी चीजों पे भी उसको लगता है कि ओ माय गॉड, दैट पर्सन इज सो मच बेटर देन मी, आई विश आई वाज लाइक देम। But you don't need, बच्चा doesn't need to be like them. Why can't you just be you and be accepted for who you are? Because your parents love you. बिल्कुल, अगर मैं एक बकरा करते नहीं देख सकती, इसका मतलब थोड़ी कि मेरे घर वाले मुझे चाहते नहीं है। लेकिन मेरे जहन में ये बात बैठी है कि ये मुझ में एक शॉर्टकमिंग है। बिल्कुल। और ठीक है। पता है एज़ पेरेंट्स यू हैव टू रियलाइज़ कि आपकी जो वर्ड्स है ना वो बच्चे की इंटरनल वॉइस बन जाते हैं। तो हम्म। अगर आपने बच्चे को कहा कि तुम डरपोक हो तो उस बच्चे के इंटरनल वॉइस बन गई। तो वुडन्ट यू वांट कि आपके बच्चे की जो इंटरनल वॉइस है वो एनकरेजिंग हो, आप कहो कि मुझे पता है तुम हमेशा हिम्मत करते हो, हम्म। यू कैन डू, आई ट्रस्ट इन यू, मुझे पता है कि तुम अपना हार्ड वर्क लगाते हो एंड आई लव यू इर्रिस्पेक्टिव। तो जो अपने हम्म। बच्चे को आप ये बार-बार लफ्ज़ कहेंगे, आप ये सोचें कि आप जो है ना ये मौला अली का कॉल है कि जो छोटे बच्चे की परवरिश है ना, वो ऐसे है कि उस पे पत्थर पे अगर आप लाइन लगाते हैं, राइट? तो हम्म। वो एम्बेड हो जाती है हाँ, लाइन, ठीक है फॉरएवर है ना? वो। तो आप हम्म। लाइन लगा दी। मगर जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी उस पे अब उसको करेक्ट करना, जब बच्चा 15-16 साल का हो गया, तो वो रेत पे लकीर है। वो 2 हम्म। मिनट में हवा आएगी, वो
रहेगी। तो अब जब भी आप कोई बात करें तो आप ये सोचें कि ठीक है, मेरे लिए तो अभी ये सिचुएशन है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए ये एक बहुत इम्पैक्टफुल बात है। आई एम अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी फॉर दिस चाइल्ड। तो सदफ, ये तो टॉपिक इतना वास्ट है, जब हुँ, मैं सदफ से आज बात करी तब हमें जो है ना, तो ये तो टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक कि इसके ऊपर बहुत फॉलो अप ईमेल्स लाइक वीडियोस हो सकती हैं। आई फील कि हम ये करते हैं कि वील ओपन द फ्लोर नाउ, कि अगर लोगों को हमसे कोई स्पेसिफिक सवाल है इस टॉपिक के बारे में, बिकॉज ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, तो आप प्लीज हमसे पूछिए। हम अपने जो हुँ, वीडियोस के जो टॉपिक, हम हमेशा आप लोगों की फीडबैक के ऊपर हम इसको शेप करते हैं। सो प्लीज़ हमें अपनी फीडबैक दीजिए कि आप और स्पेसिफिकली किस-किस चीज़ से हमसे बात करना चाहेंगे। तो वी ऑलवेज़ ट्रू, रीड ऑल योर हाँ। फीडबैक एंड इट रियली हेल्प्स अस अ हाँ, लॉट। और कमिंग बैक फुल सर्कल, ये वीडियो स्टार्ट हुई थी उस लड़की के उसमें, जिसने कहा कि मेरे सिबलिंग्स मेरे लिए खुश नहीं होते, वो मेरी मुझे लगता है कि मेरे लिए हैप्पी नहीं है। तो अब वो जो भी लड़की है, हमें तो नहीं पता, लेकिन अब आप ये सोच, मैं इस वीडियो के थ्रू आई होप आप इस बार, मैं आपको बहुत एनकरेज करूंगी कि आप ये सोचें अपने भाई बहनों के और अपने बचपन के इंट्रोडक्शन पे ये सोचें कि कितना कसूर उस वक्त ऐसा था हालात का, और कि जो सिचुएशंस थी वो पेरेंट्स के फिल्टर से देखें कि क्या वो इम्पैक्टेड थी। कि यूर नॉट नेसेसरीली आपके सिबलिंग्स आर बैड पीपल, नॉट नेसेसरी कि वो आपसे हासिद हों। सिचुएशंस और पेरेंटिंग और लोगों का प्रेशर और सोशल क्लाइमेट और चेंज से भी बहुत फर्क पड़ता है कि उस वक्त आप बहुत लोग, कौन कौन बुली करता था और कौन विक्टिम था, दैट डज। और बहुत पॉसिबल है कि अगर आप ये बात आइडेंटिफाई कर पाए कि उस वक्त मेरे मेरे पेरेंट्स की कुछ क्रिएट की हुई सिचुएशंस थी, या हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, या चाचा ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, इस किस्म की, तो कैन यू मूव ऑन एंड देन उसका शेडो हटा के, उन लोगों का जो अब आपकी जिंदगी में नहीं रहे क्योंकि आप ग्रोन अप हैं, उनका शेडो हटा के क्या आप अपनी रिलेशनशिप री कर सकती हैं? क्योंकि जो आपके सिबलिंग्स हैं वो तो बिल्कुल। हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, वो तो रहेंगे आपके भाई बहन। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हो क्या सकता है? चलो अब आप भी बड़े हो गए, हर किसी की अपनी लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ब्लेसिंग्स है, अपनी चैलेंजेस है, अपनी जिंदगी में आप खुद डिसीजन मेकर हैं। तो किस हद तक अब आप ये सोचें कि आप कितना ये शेडो रिमूव कर सकती हैं और आप अपनी रिलेशनशिप को री कर सकती हैं कि कॉशियस हो आपकी रिलेशनशिप, मगर हैप्पी नोट पे हो, टॉक्सिक ना रहे। बिल्कुल, आई होप। बिल्कुल। सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक हम्म, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड टेक केयर। डू गिव अस योर फीडबैक और हमें बताएं कि आप मज़ीद किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम बात करें। थैंक यू सदा, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।